2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही थोड़ा समय बचा हो, लेकिन इससे पहले एक के बाद एक मुद्दे गर्म होने लगे हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर दिए बयान पर संग्राम छिड़ गया है। अभी शांत भी नहीं हुआ था ये संग्राम कि डीएमके के एक और नेता ए राजा के बयान ने इस आग को और भड़का दिया है। ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से कर दी। மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடமைச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना का सिर्फ विरोध नहीं किया जा सकता, इसे खत्म करना जरूरी है। ऐसे ही सनातन धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए। उदयनिधि अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनके पिता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन उनके बचाव में उतर आए। स्टालिन ने एक बयान में कहा कि उदयनिधि ने नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इस बारे में जानबूझकर झूठ फैलाया गया। इससे पहले कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे ने भी उदयनिधि के बयान का समर्थन किया था। वो अब भी अपने बयान पर कायम है। I have very clearly stated that any religion that does not preach equality is embedded in that philosophy. It is not a religion according to me. So अगर उनको लगता है कि उनके धर्म में ऐसा नहीं है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा धर्म तो संविधान है। सनातन धर्म पर चल रहे विवाद में RJD ने भी गोता लगा लिया। RJD के नेता जगदानंद सिंह ने टीका लगाने वालों पर टीका टिप्पणी कर दी। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाता का प्रयास कर रहा है निर्माण। सनातन पर विवादित बयानों के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने उदयनिधि और ए राजा के बयान से किनारा कर लिया है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं, संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं। किसी भी धर्म जाति को किसी अन्य से की तुलना में कम आंकना या दिखाना या दर्शाना या किसी को अधिक दिखाना ये स्वीकार्य नहीं है। दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। सनातन पर उदयनिधि और ए राजा के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद विपक्ष पर बीजेपी के हमले और तेज हो गए हैं। ये अहंकार और घमंड जो घमंडिया गठबंधन के नेताओं के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, और कितना गिरोगे, कितना अपमानित करोगे। वोट बैंक के लिए गिरो मत, गिरेबान में झांको। और जो टिप्पणी कर रहे हो वो 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने वाली है। सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं और सनातन की परीक्षा ना लें। सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम भी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। सवाल ये है कि सनातन को लेकर विवादित बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये वोट की राजनीति है और सनातन के अपमान से किसे फायदा होगा, या एक ये सांस्कृतिक संघर्ष की कहानी है? इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां इसका खुलकर विरोध क्यों नहीं कर पा रही हैं? और क्या ऐसे धार्मिक मुद्दे 2024 तक छाए रहेंगे? चुनाव से ठीक पहले
24 का चुनाव तो है ही है, उससे पहले कई राज्यों के भी चुनाव है। ऐसे में ये एक नए बयान ने, नए विवाद ने इंडिया गठबंधन को बैकफुट पे ला दिया है। जो औपचारिक तौर पे कोई इसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, इस बयान से वो किनारा कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये निजी बयान है, कोई कह रहा है उनको बचना चाहिए, लेकिन एक पोजीशन नहीं ले रहे हैं। अगर इसको एक स्टैंड मान लिया जाए, और ये उनको अधिकार है, तो फिर आपको एक औपचारिक तौर पे एक पोजीशन लेके इसकी बात रखनी चाहिए। आप अगर पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाहते हैं तो भी सामने आके इसको ओन करें और रखें। प्रियंक खरगे कांग्रेस के अध्यक्ष के पुत्र हैं और कर्नाटक में मिनिस्टर हैं, तो एक तरीके से बहुत, मतलब ऐसा नहीं कहा सकता, बहुत हल्का बयान था, और वैसे ही अलग अलग सेगमेंट से आ रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा या किस तरीके की पॉलिटिक्स को टर्न देने की कोशिश है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर ये एक अलग सांस्कृतिक लड़ाई है जिसको इस वक्त पर क्यों रखा गया, ये भी एक महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है, उसके तहत ये बयान दिया गया है, तो टाइमिंग पे फिर क्वेश्चन आएगा। और अगर ये सांस्कृतिक संघर्ष है तो फिर इसको इंडिया गठबंधन जो इस पर बिलीव करता है इसको ओन करें, और अगर आप नहीं ओन कर रहे हैं तो फिर आप क्या स्थिति है आपकी, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मैं आपको परिचय करा देता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर जी हमारे साथ हैं, साथ ही सोशल एनालिस्ट और प्रोफेसर रवि कांत जी हमारे साथ हैं, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। बस एक ही निवेदन है, चूंकि हम चाहते हैं कि आप छोटे छोटे जवाब दें तो हम लोग ज़्यादा बातचीत कर पाएँ, और चूंकि एक बहुत ही संवेदनशील मसला, इसलिए भाषाई मर्यादा और आपस में एक दूसरे का सम्मान रखते हुए बातचीत रखेंगे तो बेहतर चर्चा हो पाएगी। शेखर अय्यर जी, ये बयान क्यों दिया DMK के लीडर ने, फिर उसको कांग्रेस ने, प्रियंक खरगे ने एंडोर्स किया, फिर RJD ने भी कुछ बोल दिया, ये क्या, ये बाय डिज़ाइन है या बाय डिफ़ॉल्ट है, इससे क्या लाभ होने वाला है, क्यों बयान दिया गया है? नीरज जी, तमिलनाडु में पिछले 50 साल से जब से जस्टिस पार्टी बनी थी, उन दिनों कांग्रेस नेता के खिलाफ, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत में अधिकांश नेता ब्राह्मण थे, अधिकांश एडमिनिस्ट्रेटर्स भी ब्राह्मण समुदाय के थे, तो इसीलिए जो अपर कास्ट हिंदूस, जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण अपर कास्ट हिंदूस, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि सारा डोमिनेशन ब्राह्मण की हो रही है, तो एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट किया जाए। उसमें जो उस समय के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो सब इस मूवमेंट में शामिल हुए। इस पे कोई पिछड़े जातियों का या अति पिछड़े जाति का या दलित समुदाय के कोई भी नहीं थे, बल्कि जो दलित समुदाय से कोई भी जोड़ा है वो भी कंप्लेन करने लगे, ये आंदोलन तो ब्राह्मणों की डोमिनेशन पर, लेकिन ये अपर कास्ट हिंदूज हमको भी मतलब हमको भी ठीक जगह नहीं दे रहे। MC राजन करके एक नेता थे, 1923 में रिजाइन कर चुके थे, लेकिन जस्टिस पार्टी जाके कांग्रेस पार्टी खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो धीरे धीरे करके द्राविड़ कड़गम बना, DK, जिसपे पेरियार एक मुख्य भूमिका निभाए। और पेरियार ओपनली उस समय के, आज के अगर स्टैंडर्ड पे देखा जाए, टोटल हेट स्पीच देते थे, कहते थे भाई आप पूरा ये सारे कोई भगवान कुछ नहीं है, ये हिंदू धर्म में कुछ नहीं है। तो उन्हीं का ये था कि सनातन धर्म और जाति के आधार पर दो अत्याचार कह रहे हैं कि उस समय होता था, और उसके वो दोनों मिक्स कर दिए। मतलब आज भी अगर देखें क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है, हम हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे, जो जाति आधार पर जो अत्याचार हो रहा था या हो रहा है, जो एक्चुअली पिछली वर्ग पर जो हो रहा है। लेकिन तमिलनाडु की सच क्या, आज बता दूं, जाति की जो लड़ाई है वहां पे कोई ब्राह्मण तो वहां मैटर ही नहीं करते, ना राजनीति में है, ना वो सोशल ये में कोई पोजीशन नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई जमींदार नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब भी जरूरत है, हमने देखा है कि DMK बार बार ये भोगी लाती है। ये भोगी इसीलिए लाती है, वहां पे कोशिश यही है कि जो ब्राह्मणवाद या जो अपर कास्ट है वो BJP से जोड़ दो, और जो एंटी ब्राह्मण है उसको तुम एंटी संस्कृत कर दो, एंटी संस्कृत कर दो, और ये कह दो कि भाई उत्तर भारत और एंटी उत्तर भारत। तमिलनाडु में जो पॉलिटिक्स है वो एंटी BJP का मतलब एंटी उत्तर भारत। अच्छा, उत्तर भारत में वो डिस्टिंग्विश नहीं करते, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर कुछ नहीं है, सारे उत्तर भारत उनके लिए सब बाहर से आए हुए लोग हैं। तो ये पॉलिटिक्स उनको काम आया। जब तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई था
और कांग्रेस इसकी शिकार भी हुई। 1967 चुनाव में कांग्रेस हार गई, उसके बाद कांग्रेस कभी वापस नहीं आ पाई। लेकिन वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बहुत चेंज हो गया। फिर वही द्राविड़ कड़म टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि पेरियार ने एक अपने कम उम्र से एक लड़की से शादी की जो बराबर उनकी बेटी की, और जिसके खिलाफ उस समय के जो नेता थे। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की डिस्कशन में ये चल रहा है कि भाई हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, पिछले वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डीएमके का हिस्ट्री, डीके की हिस्ट्री हमारी व्यूअर्स जानना चाहिए। तो इसलिए वो टूटा क्योंकि अन्नादुराई करुणानिधि जैसे नेता विरोध किए पेरियार को, बोले कि आप तो सोशल विमेन शक्तिशरण की बात करते हैं और ऐसे काम कर रहे हैं, तो करके टूट गया। फिर जाके डीएमके जाके 67 चुनाव जीते, लेकिन उसके जैसे ही आए वो शुरू कर दिए थे। लेकिन अगर सच में अगर आप कहेंगे कि सोशल एम्पावरमेंट कब हुआ, जब कामराज जी बन गए थे मुख्यमंत्री, काफी समय रहे कामराज, उनके समय में ये सारा शुरू हुआ। मिड डे मील्स की मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए दलितों के स्कूल खोलना, ये सब शुरू हुआ। लेकिन आज की तारीख में वो देखेंगे इसका कारण यही है, बीजेपी ने एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर को तमिलनाडु के अध्यक्ष बना दिया, अण्णामलाई, जो कर्नाटक के कैडर के ऑफिसर थे, वो आजकल पदयात्रा कर रहे हैं। और वो रामेश्वरम से शुरू करके जहां हमारे गृह मंत्री अमित शाह गए थे, उन्होंने उद्घाटन किया। वो पूरा उनका यात्रा चल रहा है, उस यात्रा में काफी ट्रैक्शन हो रहा है। उनका बार बार यही कहना है कि बीजेपी क्या है, बीजेपी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी में नेतृत्व में देश में क्या हो रहा है। क्योंकि बार बार ये जो प्रचार करते हैं, ये सो कॉल्ड द्रविडियन पार्टीज, हम उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारत आप पर आक्रमण कर रहा है, हिंदी आप पर थोपना चाह रहा है, ये सारे चीजों को जो बार बार यूजलेस होता है, उसी को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए। और बीजेपी क्या है, जैसे कई राज्यों में बीजेपी का ही मॉडल रही है, जहां उनका जीरो से शुरू करते वो ऐसे ही करते, अपने आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करके, क्योंकि वहां पे एक वैक्यूम बनते जा रहा है। लोग के सामने एक प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एडीएम के कार्यकाल देख लिया, डीएम के कार्यकाल देख लिया, लेकिन वहां पर इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार, लोग वाकई एक विकल्प देख रहे हैं। कांग्रेस जो पहले विरोधी पार्टी थी, वो तो उनके साथ बैठी है और उनकी मर्जी में 8-10 सीट कुछ मिल जाए तो ठीक है। तो आज की तारीख में जो उदयनिधि ने कहा है, वो कोई सोच समझ के ही कहा है, कोई स्लिप ऑफ द टंग नहीं है। उन्होंने सोच समझ के जो शब्द सब प्रयोग किया है। देखिए, इसको लेकर कांग्रेस में बहुत शॉक्ड है। कांग्रेस की तरफ से कोशिश हुई, जो सुना ही जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने कड़ीमुड़ी से बात की, भाई आप समझाओ, इस तरह बोलोगे तो हमारे लिए यह दिक्कत होगी, राजस्थान में दिक्कत होगी, मध्य प्रदेश में। आपको अगर जाति के जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे कहना तो वो सीधा कहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सनातन धर्म से मत जोड़िए। लेकिन वहां कहना नहीं, हमको तो यहाँ पे सब कुछ एक ही है। ओके। और नहीं धीरज जी, और एक बात बता देना चाहता हूँ, जो तमिलनाडु में हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है वहां पे, लेकिन जब ये द्राविड़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बार बार कहा गया कि जो तमिल की जो पूजा पद्धति है, जो वहां के शिव जी की जो पूजा होती है, जो शिव आराधना है, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो अलग है। जो उत्तर भारत में जो है वो अलग है, तो हम हिंदू नहीं है। जब हजारों सालों की वहां पे शिव मंदिर है, बड़े बड़े शिवलिंग है, लेकिन वो बार बार ये कोशिश होती है, नहीं ये हमारी जो शिव उपासना वो अलग है, हमारी विष्णु उपासना अलग है, वो उत्तर भारत से संबंध नहीं है। क्योंकि इनका डर है अगर बीजेपी का ग्रोथ हो जाए तो फिर अगर बीजेपी विकल्प रूप में आ जाए तो दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस बहुत कोशिश की। मुझे और 1 मिनट दे दीजिए नीरज जी। सर जी, संक्षेप में सर जी। जी जी, राहुल जी ने कड़ीमुड़ी से कहा कि भाई समझो, लेकिन वो माने नहीं, उससे ज्यादा वो कायम रहे और ज्यादा बोले। और ए राजा जो टेलीकॉम में अक्यूज थे, जो जिसके खिलाफ अभी सीबीआई ने अपील में दिल्ली हाईकोर्ट गया क्योंकि वो बरी हो गए थे लोअर कोर्ट में, और ज्यादा बोले। और आपकी जानकारी के लिए उदयनिधि भी अपने धर्म क्रिश्चियन मानते हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी क्रिश्चियन है और ए राजा भी क्रिश्चियन है। ये भी हमें थोड़ा मन में रखना चाहिए। जी, तो अगर राहुल जी ने